हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे थर्ड 25 रैपिड फास्ट रिवीजन का। आज हम नए चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अभी हम एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, दूसरा गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं, तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख चुके हैं। अब हमारा एक चौथा टॉपिक है फोर्थ, जिसमें हम अकाउंटिंग सीखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व या लॉस का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व या लॉस का मतलब होता है वो लॉस प्रॉफिट या वो रिजर्व जो हम पार्टनर्स ने अर्न किया और अभी बैलेंस शीट में हमने रिजर्व कर रखा है, एक्यूमुलेट कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, अभी हमने बांटा नहीं है पार्टनर्स को। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि जो रिजर्व है और ये जो प्रॉफिट है, ये हमें कैसे पहचानने हैं कि कौन सा प्रॉफिट है और कौन सा रिजर्व। जब तुम क्वेश्चन को रीड करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिलेगी। बैलेंस शीट में ये हमारी एक लायबिलिटी साइड होती है और ये हमारे लिए असेट्स है। तो अगर वो प्रॉफिट के रूप में होगा तो हमें लायबिलिटी साइड में मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस के नाम से, और वो रिजर्व होगा तो वो हमें भी लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व के नाम से मिलेगा, रिजर्व फंड के नाम से मिलेगा, और भी बहुत सारे जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, ऐसे बहुत सारे रिजर्व हमें जो जितने भी होते हैं वो सारे कहां मिलेंगे? लायबिलिटी साइड। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? एक सिंपल फंडा है। सबसे पहले पॉइंट क्लियर कर लो कि जो चीज हमारे अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन है और लायबिलिटी साइड में जो भी अमाउंट या जो भी वैल्यूएशन रिकॉर्डेड होती है उसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। और ऐसे रिजर्व और ऐसे प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब जो भी हमने पैसे कमाए वो हम उन्हीं पार्टनर में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिन्होंने वो कमा के इकट्ठा किया था। जैसे बैलेंस शीट में लिखा होगा इन द बुक्स ऑफ A and B and C, ये तीन पार्टनर है, तो ये पैसा किन्होंने कमाया होगा? इन तीनों पार्टनर ने मिलकर कमाया होगा। लेकिन आज जब B रिटायरमेंट लेगा तो अब वो जो छोड़ के जा रहा है फर्म को, तो वो क्या कहेगा कि भाई मुझे जितना भी पैसा मेरे हिस्से का बन रहा है वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उस टाइम हम सारे प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। अब एक बात ये क्लियर हुई कि हमें रिजर्व को राइट ऑफ करना होता है। जैसे वो प्रॉफिट के नाम से मिलेगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से मिलेगा, अगर वो रिजर्व में मिलेगा तो जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड के नाम से मिलेगा। और ये कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी है जो हम कंडीशनल बेसिस पे हम उनको एडजस्ट करते हैं। अब वो कंडीशन क्या होगी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L और जर्नल रिजर्व और रिजर्व फंड, इन तीनों नाम के कभी भी अगर तुम्हें प्रॉफिट मिले, चाहे वो एडमिशन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो रिटायरमेंट का हो, चाहे वो डेथ का हो, हमें उनको इजीली सिर्फ क्या करना है? राइट ऑफ करना। इन सारे रिजर्व का बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। और कोई भी क्रेडिट बैलेंस हो उसको जीरो करना है, उसको राइट ऑफ करना है, उसके मूल्य को हमें हमारी बुक से रेक्टिफाई करना है, सॉरी राइट ऑफ करना है, तो हमें क्या करना होगा? उसके बैलेंस को डेबिट करना होगा। क्या मतलब हुआ? तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L सॉरी क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर वो रिजर्व है तो वो रिजर्व फंड के नाम से होगा, अगर वो जर्नल रिजर्व के भी नाम से हो सकता है। तो उन सबको ही हमें अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है। और ये जो प्रॉफिट जिन्होंने अर्न किया था उन्हीं के अकाउंट्स में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। किसने कमाया था? A ने कमाया था, B ने कमाया था और C ने। इट मींस जितना भी प्रॉफिट और रिजर्व है सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? तो उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे टू A कैपिटल, टू B कैपिटल एंड टू C कैपिटल। ये उनके अकाउंट्स में हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गई बात? क्या पढ़ा हमने?
जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो कहां पे मेंशन है, हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज ए प्रॉफिट, एज ए रिजर्व, तो उन रिजर्व का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट। ये हमें जब भी दिखे, अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन कही है तो बात अलग है, वरना हमें कभी भी अगर ऐसे रिजर्व प्रॉफिट दिखेंगे तो उनका एक सिंपल ही ट्रीटमेंट है, क्या कर दो, बांट। बांटने का क्या तरीका है, अगर कोई चीज क्रेडिट बैलेंस रखती है तो उसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना है, डेबिट। और कोई असेट्स लाइक असेट्स लॉस जो होंगे वो कौन सा बैलेंस रखेंगे, डेबिट। अगर उनको जीरो करना है तो हमें क्या करना होता है, उनको क्रेडिट करना होता है। क्लियर। तो हम पहले रिजर्व डेबिट करेंगे, प्रॉफिट और डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस का, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं लॉस के बारे में। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हमने बैलेंस शीट में मेंटेन कर रखे थे, ऐसे ही कंपनी पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो अपने कुछ लॉसेज है जिनको भी अनडिवाइडेड होते हैं और उनको भी मेंशन करके रखती है। अच्छा, अगर वो लॉस का बैलेंस है तो उसको हम कहां ढूंढे, फिर हमें कहां मिलेगा। अब लॉस जो होते हैं हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं, तो हमेशा बैलेंस शीट में असेट साइड में मिलेगा, और किसके नाम से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस के नाम से। क्लियर। अभी हमने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ P&L क्रेडिट बैलेंस, जो कहां मिला था, लायबिलिटी साइड में। उसको तो क्या अज्यूम करोगे, वो क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट है। और वही स्टेटमेंट ऑफ P&L अगर असेट्स में बैलेंस शीट में असेट साइड मिलता है तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है, हमारे पास लॉस बता रहा है। और भी ऐसे कई तरह के लॉस है जो कंपनियां मेंटेन करती है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमारे लिए एक तरह का क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस है। इसको भी हम जब भी एज वेल एज पॉसिबल होता है उनको क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। अब इनको राइट ऑफ करने का क्या फंड है, सबसे पहली बात, अगर असेट साइड में है तो सर बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और किसी भी डेबिट बैलेंस को अगर हमें राइट ऑफ करना है तो सिंपल सा मेथड उसका क्या है कि अगर बैलेंस डेबिट है उसको राइट ऑफ करना है, इट मींस जीरो करना है, तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कैसे करेंगे, कोई भी एंट्री में क्रेडिट कैसे किया जाता है, टू मेंशन करके, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ऐसे ही सेम है जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था गुडविल के बारे में, जो बैलेंस शीट में गुडविल मेंशन होती है जिसको हम कहते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक्स, ठीक है, जो हमारी बैलेंस शीट में है। ये हमारे लिए क्या है, ये लॉस नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसके बारे में अभी पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। अब हमारे कुछ लॉस है जो बैलेंस शीट में है, हमारे कुछ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमारी कुछ इंटेंजिबल एसेट्स है, आज उनको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो वो किसको बियर करनी पड़ेगी, वो लॉस एक्सपेंसेस किसको बियर करने पड़ेंगे, पार्टनर्स को। जैसे जो हम करते हैं कि ये एक ए पार्टनर है, एक बी पार्टनर है, सी, तीनों पार्टनर के फर्म है जिसमें ये सब हो रहा है। बी ने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट के दौरान हमें लॉस मिले, कुछ रिजर्व मिले, तो उनको सबको राइट ऑफ करना है। हम क्रेडिट साइड तो एडजस्ट कर चुके हैं, तो बचा क्या, हम एक जर्नल एंट्री में दो चीजें लिखते हैं, डेबिट और, तो क्रेडिट साइड तो हमने लिख ली, पहले क्या है, तो डेबिट में क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो इस फर्म के ओल्ड पार्टनर कौन है, ए, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट कर देंगे, बी उसके भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और सी उसके भी कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जितना रुपया अगर P&L में 50,000 है तो हमें कितने राइट ऑफ करने हैं, 50,000। एडवर्टीजमेंट में 10,000 है तो हमें कितने राइट ऑफ करने हैं, 10,000 ही। गुडविल अपीयर इन द बुक्स या बैलेंस शीट में है वो 40,000 से, तो हमें कितने राइट ऑफ करने हैं, 40,000। क्लियर। अब ये जब कुछ स्पेसिफिक रेशियो गिवन नहीं होता तो हमने सबसे पहले चैप्टर प्रोविजन और डीड पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या अज्यूम करना है, इक्वल अज्यूम करना है। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, 33,300, 33,300, 33,334, ऐसे करके हम उसे 1,00,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर। अब हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहली बात तो ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनता है,
जब जब हमारी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुनर्निर्माण। अगर कोई पार्टनर फर्म में नया एडमिशन लेता है तब हमें पुनर्निर्माण की जरूरत होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर का तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। रिटायरमेंट होता है तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। और डेथ होती है पार्टनर की तो भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, दोबारा से वो बनाई जाती है। और जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी हम एक अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसका एक मोटिव होता है, वो मोटिव ये है कि हमारी जो फर्म की असेट्स है उस प्रेजेंट डे पे उन असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू एट प्रेजेंट क्या है। तो फर्म की असेट्स को रीवैल्यू करने के लिए और फर्म की लायबिलिटी को रीअसेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन। समझ में आ गई? असेट्स क्या हो, बढ़े या घटे, लायबिलिटी बढ़े या घटे, तो रिवैल्यू करनी है असेट्स और रीअसेसमेंट करनी है लायबिलिटी। उसके लिए हम क्या बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक पॉइंट ये है कि रिवैल्यूएशन भी कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर हमें हमेशा से यही बताता आया है कि तुम डेबिट कर दो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट कर दो ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी हमारे फायदे हैं, जितने भी हमें कोई रेवेन्यू है तो वो हमें तो क्या करनी है? क्रेडिट। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, तो वो हमें क्या करने होते हैं? डेबिट। क्लियर होगी बात? अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि कब तो हमें गेन होगा और कब हमें लॉस होगा। एक एक एग्जांपल मान लेते हैं। हमारे पास एक असेट्स है जिसका नाम है फर्नीचर और उसकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में है 50,000। कितने रुपए की है? 50,000 रुपए की है। आज फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई और हमने उसके मार्केट में उसकी वैल्यू का एनालिसिस करा तो हमें पता चला कि फर्नीचर की आज प्रेजेंट वैल्यू है, उसी फर्नीचर की वैल्यू 55,000। ठीक है भाई, महंगाई बढ़ी उसके इंटीरियर की वजह से, कैसे भी मान लो, लेकिन आज उसकी करंट वैल्यू मार्केट में कितनी है? 55,000। तो हमारी जो असेट्स 50,000 की थी आज कितने की? हमारी असेट्स बढ़ रही है कि घट रही है? और जब हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, अब हमें कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा है? 5,000 का। उस बेनिफिट को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी असेट्स, फर्म की जो असेट्स हैं वो क्या हो जाए? उनकी वैल्यू बढ़ जाए, अप्रिशिएट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमारी क्या हो रही है? असेट्स बढ़ रही है। तो फायदा कितने का है? उस प्रॉफिट को हम कहां लिख देंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आगे बात समझ में। एक और असेट्स है जिसका नाम है बिल्डिंग। उसकी करंट वैल्यू है, सॉरी बुक वैल्यू है 10 लाख कि भाई मार्केट में, मतलब हमने बैलेंस शीट में कितने से रिकॉर्ड कर रखी है? 10 लाख रुपए से रिकॉर्ड कर रखी है। और हमने जब उसकी आज वैल्यूएशन करी, किसी भी रीजन की वजह से हमारी असेट्स की आज करंट वैल्यू 9,90,000 हो गई। कितने? 10 लाख से 9,90,000, 10,000 रुपए उसकी मूल्य में, उसकी प्राइस में डाउन हो। अब हमारी असेट्स कितने रुपए से कम हो रही है? 10,000 से। तो वो 10,000 रुपए से अगर असेट्स कम होगी तो हमें फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान, लॉस होगा ना। उस लॉस को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमारी कोई भी असेट्स क्या हो जाए? डेप्रिशिएट हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, या उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो हमें कहां रिकॉर्ड करनी है? अब कितने से रिकॉर्ड करनी है? 10 लाख से, 9,90,000 से, 10,000 से? 10,000 से, जितने का वो लॉस हो रहा है। तो हम ऑल लॉसेस क्या कर देंगे? असेट्स का पॉइंट क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी लायबिलिटी के बारे में। क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है जिसको हम लेनदार कहते हैं। तो क्रेडिटर क्या कह रहे हैं कि पहले हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर रिकॉर्ड है 90,000 से। ठीक है, हमारा एक क्रेडिटर था जिसका नाम था राम। वो हमसे 1,000 रुपए वो करता था। कितने रुपए मांगता था? 1,000। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने हमारे 1,000 रुपए राइट ऑफ कर दिए, वो उसने हमसे पैसा मांगना बंद कर दिया। तो हमारे जो 1,000 रुपए के क्रेडिटर है वो राइट ऑफ हो गए, और राइट ऑफ होने का मतलब 1,000 रुपए से कम हो। अब हमारी लायबिलिटी कितने रुपए की रह जाएगी? 89,000 की रह जाएगी। क्रेडिटर 1,000 से कम हुए ना, 90 के थे, 1,000 रुपए के ग्राम था, उसने पैसा मांगना
बंद कर दिया और बोला कि कोई बात नहीं, आप पैसे मत दो, हिसाब हमारा क्लियर मानते हैं। तो हमारी अब लाइबिलिटी एट प्रेजेंट कितने की? 89,000। तो 1000 रुपए अगर कोई लाइबिलिटी कम हो जाए तो हमारा फायदा है नुकसान है? वो हमारा बेनिफिट है। अगर हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, भाई तुम्हारे को 10,000 रुपए मांगता है, वो कह रहा है कि तू 8,000 रुपए दे दे, हिसाब क्लियर कर दे, तो मुझे 2,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है ना। तो हमारी लाइबिलिटी कम हुई तो हमें क्या मिलेगा? बेनिफिट। और सारे गेन, प्रॉफिट, बेनिफिट क्या होंगे? क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। क्या नाम लिख दूंगा? क्रेडिटर या लाइबिलिटी। अब क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। कितने रुपए से डिक्लाइन हो रही है? 1000 से। तो उस 1000 को हम कहां रिकॉर्ड कर देंगे? क्रेडिट साइड में। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं नेक्स्ट। क्रेडिटर कितने रुपए के हैं? 19,000। कुछ क्रेडिटर ने हमारी पेमेंट डिले होने पर कुछ पेनल्टी चार्ज कर दी, कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर दी, जिसकी वजह से हमारी क्रेडिटर लाइबिलिटी बढ़ गई। जो 19,000 थी ना, हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, वो अब लाइबिलिटी कितने की होगी? 91,000। क्लियर है भाई? वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम आपका हिसाब है ना 90 में नहीं 91,000 पे करें। ठीक है, हम रेपो को मेंटेन करने के लिए बैलेंस शीट बिजनेस की, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपको 91,000 की पेमेंट करें। इस बार हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, अब कोई पहले 10,000 रुपये मांगता है तुम्हारे, अब वो कह रहा है कि ना मैं तो 11,000 में हिसाब करूंगा, मुझे तो इतना रुपया ही चाहिए, ब्याज भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। ठीक है, अगर हम एग्री उस बात के लिए पे भी कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, तो फर्म का क्या हुआ? फायदा, नुकसान? नुकसान, यानी कि लॉस। और सारे लॉस कहां रिकॉर्ड होंगे? डेबिट में। तो अगर किसी भी लाइबिलिटी की वैल्यू में एप्रिसिएशन आ जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम उसको डेबिट साइड में उस एप्रिसिएशन अमाउंट से ही क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, जितने वैल्यू से वो बढ़ रहे हैं। दो बात क्लियर हो गई। ये हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी के पॉइंट क्लियर हो गए। अब कुछ हमारी ऐसी चीजें, ऐसी एसेट्स होती है जिसको हम बैलेंस शीट में कई बार रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत ही माइनर एसेट्स। मैंने एक 30,000 का लैपटॉप लिया, लेकिन मैंने लैपटॉप लिया, बिजनेस में फिजिकली यूज कर रहा हूँ, बिजनेस का ही पैसा खर्च करा है, लेकिन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं था। फिर जब मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने ऑडिट की, तो बैलेंस शीट में देखा कि भाई ये एसेट्स तो नहीं है और आपके पास फिजिकली एसेट्स लैपटॉप ज्यादा है, तो हम रिकॉर्ड करना क्या कर गए? भूल गए। तो उनको कहते हैं हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आज जब उस एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारी बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। और उस बढ़े एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ती है या इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? हमें फायदा होगा, और फायदे को कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो जब हम एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान लो वो एसेट्स की वैल्यू है 30,000। ठीक है, और जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी हम उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नाम से मेंशन कर देंगे। क्लियर होगी बात? ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है। आजकल डिजिटल इंडिया है, बिल आते हैं, कोई भी फिजिकल बिल नहीं भरने जाता, अमेजोन, फोन पे, गूगल पे इनसे पे आउट कर देता है। मैंने भी बिल भरना था, लेकिन बिल मैं भरना भूल गया। ठीक है, मेरे पास सेकंड टाइम जब मैं वो बिल आया मुझे दूसरे महीने का, तो उसमें अमाउंट ऐड होके आएगा, फिर मुझे याद आएगा ये बिल तो मेरा पेंडिंग चल रहा है। तो वो बिल मेरे क्या है? अब ना तो मैंने याद रखा, ना ही मेरी लायबिलिटी में रिकॉर्ड रखा। भाई मेरे लिए वो लायबिलिटी बन गए ना। आउटस्टैंडिंग बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग वाटर बिल, जो भी खर्चे हमारे आउटस्टैंडिंग होते हैं वो सारी क्या है? लायबिलिटी है। तो जब हम कुछ, हमारी ऐसी ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है और हमें जब वो रियलाइज होती है कि हमारी लायबिलिटी है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो जब भी हम कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें क्या होगा? हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमें नुकसान होगा, लॉस होगा, और लॉस हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होने? डेबिट साइड में। मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 500। क्लियर हो गई बात? क्लियर? तो 3 पॉइंट क्या क्या हुए? अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट में फायदा, भाई बेनिफिट है ना, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो लॉस, इसलिए डेबिट में लिखेंगे। अगर हमारी कोई लायबिलिटी है लाइक क्रेडिटर, उनकी वैल्यू में कोई कमी आती है, डेफिशिएंसी होती है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में बेनिफिट के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। और हमारी कोई लायबिलिटी जिसकी वैल्यू में क्या हो रही है? वैल्यू बढ़ रही है, तो हम उसके अमाउंट को क्या करेंगे? डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही जब हमारी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो उसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा,
क्रेडिट साइड में आएगा। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करते टाइम हमें लॉस होगा, नुकसान होगा, और हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड। ठीक है। कई बार फर्म कुछ, जैसे एक डिसोल्यूशन चैप्टर है नेक्स्ट जो तुमने, उसमें कई बार रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पढ़े होंगे, ऐसे ही कई बार फर्म रिवैल्यूएशन के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस क्रिएट करती है, इनकर्ड करती है। इसके लिए रिवैल्यूएशन करने के लिए, तो वो अगर एक्सपेंसेस भी मेंशन है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट जो हमें बहुत परेशान करता है वो है प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक एग्जांपल देखो, बैलेंस शीट में डेब्टर्स की वैल्यू है 50,000, ठीक है, उस पे प्रोविजन लेस कर रखा है 4,000, तो हमारे गुड डेब्टर्स की वैल्यू है 46,000। इसका मतलब क्या हुआ? फर्म के जो टोटल डेटर है 50,000 के हैं। हमारे प्रोविजन किस लिए बनाते हैं? डाउटफुल डेटर्स के लिए। भाई मुझे लगता है इनसे पैसा मुझे रिसीव नहीं होगा, तो अभी के लिए मैं उनको प्रोविजन में ट्रांसफर कर देता हूँ, डाउटफुल मान लो। तो वो डाउटफुल अमाउंट कितना है? 4,000। ठीक है। अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन कह रही है कि जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, कि डेटर्स पे, सॉरी 5 नहीं 10%, डेटर्स पे कितने क्रेडिटर प्रोविजन मेंटेन करना है? 10%। हमारे डेटर्स की वैल्यू, नेट वैल्यू कितनी है? नेट वैल्यू सॉरी ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 50,000। उसका 10% कितना होगा? 50,000 का 10% में जब कैलकुलेट करूंगा तो अमाउंट आएगा 5,000। अब उस 5,000 के प्रोविजन के लिए देखो, ऑलरेडी हमने कितने रुपए का प्रोविजन बना रखा है? 4,000 का। अब हमें प्रोविजन टोटल कितने का मेंटेन करना है? 5,000 का। कितने और प्रोविजन की आवश्यकता है? नीड है 1,000। और एक बात याद रखना, प्रोविजन लाइक लायबिलिटी। प्रोविजन क्या होती है? और लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो फायदा है, नुकसान? नुकसान। और लायबिलिटी जब घटेगी तो फायदा। ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी पहले कितने की थी? 4,000 की। अब हमें कितने से मेंटेन करनी है? 5,000 की। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होना है? एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें उसको एक्सटेंड वैल्यू 1,000 से क्या करना है? डेबिट में रिकॉर्ड। ठीक है। अब हम अज्यूम करते हैं कि प्रोविजन के लिए वो मेंटेन करने को बोलता है 6%। कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? तो हमारे डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 50,000। ओल्ड प्रोविजन कितने रुपए का मेंटेन कर रखा हमने? 4,000 का। हमारी नेट वैल्यू कितनी थी डेटर्स की? 46,000। अब जो 6% प्रोविजन अप्लाई होते हैं वो होते हैं ग्रॉस वैल्यू। ठीक है। तो 50,000 के डेटर और उन पर 6% प्रोविजन, तो वैल्यू कितनी आएगी प्रोविजन की? प्रोविजन की वैल्यू कितनी आएगी? 3,000। ऑलरेडी हमने कितने के मेंटेन कर रखे हैं? 4,000 से। इस बार हमारे प्रोविजन लाइक लायबिलिटी क्या हो रही है? कम। और जब लायबिलिटी हमारी क्या होती है? कम होती है, तो हमें क्या मिलेंगे? बेनिफिट। अगर लायबिलिटी रिड्यूस हुई तो उस लायबिलिटी का नाम क्या है? प्रोविजन है। किसका प्रोविजन है? हमने जो मेंटेन कर रखा है फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स। कितने रुपए से कम हो रहा है? सर 3 का मेंटेन करना है, और कितने से कर रखा है मेंटेन? 4 से। तो 1,000 से कम हो रहा है ना, तो 1,000 का ही हमें क्या होगा? बेनिफिट। और उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? क्लियर हो गई बात? जब हम इन सारी चीजों को एडजस्ट कर चुके होते हैं, अब हमें हमारे अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना होता है? बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे? लेजर को बैलेंस करने का एक सिंपल फंडा यही है, हमेशा उस साइड का टोटल पहले करो जो हम एक्स्ट्रा, जो ज्यादा। तो मैंने 10,000, 1,000, 1,500, ये तो हो गए 12,500 डेबिट टोटल। क्रेडिट में कितना है? 5,000, 1,000, 6,000, 30,000, 36 और 137। तो कौन से बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट बैलेंस। तो हम क्रेडिट का टोटल पहले लिखेंगे कितने से? 37,000 से। अब इतना ही बैलेंस करने के लिए 37,000। अब इसका टोटल तो आ कितना रहा था? 12,500। कितना डिफरेंस है? लेस कर दो इसमें से 0, 0, 5, 7, 6, 2, 4, 3, 1,
तो ये रिमेनिंग बच जाएगा 24,500, ये हमारी बैलेंस वैल्यू। अब ये जो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डिफरेंस है ना, वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट। क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट, क्या करते हैं ऐसे प्रॉफिट को, ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में, मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है, और उनका कुछ रेशियो है 3:2:1, तो हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 3:2:1। अगर रेशियो नहीं है तो हमें फिर किस में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्लियर होगी बात। तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा। सी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कैलकुलेट करो, 2,4,500, 5 4 9 3 12, 3 4 जा 3 8 जा, कितना हो गया, 3 1 जा 5 4 9 तो 11, 3 से नहीं करना, 3 लगभग 8,166 एंड 8,168 से क्या हो जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात।